जी तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, जलमंडल। ठीक है, जलमंडल के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो जलमंडल है कि पृथ्वी पर जो जल का साम्राज्य फैला हुआ है उसे को ही हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। कि मतलब पृथ्वी के जितने भूभाग पर जल पाया जाता है उसी को मिलाकर के जलमंडल का निर्माण होता है। अब पृथ्वी पर जो है वह 71% भाग जल का और 29% भाग किसका, स्थल का पाया जाता है। ठीक है, कितना, 71% भाग जल का और 29% भाग स्थल का पाया जाता है। अब इसको दोनों गोलार्धों में देख लेते हैं कि जल का भाग कितना पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल का प्रतिशत है वह है, मतलब संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में 40% स्थल है और 60% आपका क्या है, जल है। ठीक है, 60% भाग जल है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि जल की जो मात्रा है वह बहुत ही ज्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 19% भाग पर स्थल है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध का जो पूरा भाग है उसके 19% भाग पर क्या है, स्थल है। और 81% पर क्या है, 81% पे आपका जल है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि उत्तरी गोलार्ध के 40% भाग पर स्थल है और 60% भाग पर जल है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जल का वर्गीकरण किया अगर हमारी पृथ्वी पर जो महासागरों में कितना जल पाया जाता है, नदियों में कितना जल पाया जाता है, झीलों में कितना जल पाया जाता है, भूमिगत जल कितना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी तो अब हम पढ़ते हैं कि मतलब हमारी जो पृथ्वी पर जो संपूर्ण जल दिया गया है उसका आखिर बंटवारा किस प्रकार से है कि मतलब पृथ्वी पर किस किस क्षेत्र में कितना कितना जल पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए सबसे पहले जो महासागरों में है, महासागरों में लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत सारा जल पाया जाता है। 97.25% केवल महासागरों में ही जल पाया जाता है। मतलब यदि संपूर्ण जल को 100% माने तो 97% किसमें, महासागरों में पाया जाता है। फिर जो हेमटोपियां हैं और हेमनद मतलब बर्फ की नदी है या बर्फ की जो टोपी है तो उनमें 2.05% जल पाया जाता है। ठीक है, वह बर्फ के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भूमिगत जल। तो भूमिगत जल क्या है, 1% से भी आपका कम है, 0.68% भूमिगत जल पाया जाता है। ठीक है, फिर झीलें के बारे में देखते हैं। तो झीलों में 0.01% जल किसमें आपका, झीलों में पाया जाता है। फिर वायुमंडल में देखें तो वायुमंडल में भी कितना जल, 0.001% जल वायुमंडल में आपका पाया जाता है। फिर मृदा में नमी, जो मृदा होती है उसमें जैसे नमी रहती है जो हल्की सी, उसमें भी 0.0005% क्या पाया जाता है। ठीक है, मृदा में नमी कितनी पाई जाती है आपकी, 0.005%। ठीक है, फिर इसके बाद नदी नालों में कितना जल पाया जाता है, नदी नालों में पाया जाता है 0.0001%। मतलब आप कहते हैं कि इतनी नदियों में इतना सारा जल पाया जाता है। और यदि हम कहें तो जो हमारी पृथ्वी का संपूर्ण जल है उसका 0.0001% जल केवल नदियों में पाया जाता है। मतलब पूरे संपूर्ण जल के 10,000वें हिस्से के बराबर। ठीक है, और जैवमंडल में कितना जल पाया जाता है,
0.0004%। तो यह हमारा है जल का प्रतिशत। यह मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था कि उन्होंने ये जो ऊपर के दो हैं इनको काट दिया था, ठीक है, और पूछा था कि जल का जो वितरण है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें, ठीक है। तो उन्होंने ये 4 ऑप्शन दे दिए थे, 1 2 3 4, और उन्होंने ऐसा लगा दिया था कि मतलब पहले 4 जैसे सबसे कम जल 4 में ऑप्शन में पाया जाता है, फिर 3 में पाया जाता है, फिर 2 में पाया जाता है, फिर 1 में पाया जाता है। कहने का मतलब कि सबसे कम जल मृदा की नमी में, फिर वायुमंडल में, फिर झीलों में, और फिर भूमिगत जल में, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने दे दिया था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब हमें पढ़ना है कि समुद्र का वर्गीकरण, कि आखिर जो हमारा समुद्र है, मतलब जितने भी समुद्र हैं उनका वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। तो अब हम पढ़ते हैं समुद्र का वर्गीकरण। देखिए समुद्र का जो वर्गीकरण है कि मतलब समुद्र को कितने 3 आधारों पर हम बांट सकते हैं। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर, ठीक है। तो इसी को पढ़ते हैं अब। समुद्र को हम कितने आधारों पर? 3 आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहला आधार है प्रकाश के, जो सूर्य प्रकाश है, प्रकाश के प्रवेश के आधार पर, ठीक है। फिर दूसरा जो आपका वर्गीकरण है वह है गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर। और तीसरा है उच्चावच या संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है कि प्रकाश के प्रवेश के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले एक वाला हमारा है जो ये है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल में कितनी गहराई तक जाता है, ठीक है। तो प्रकाश के आधार पर मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वह समुद्र तल में कितनी गहराई तक जाता है। तो पहला प्रकार हो गया ये प्रकाश के प्रवेश के आधार पर, और इसकी जो गहराई है वह होती है 100 मीटर। मतलब समुद्र में जो सूर्य का प्रकाश है वह कितनी गहराई तक जाता है? 100 मीटर तक जाता है। फिर दूसरा है गहराई के आधार पर, कि समुद्र आखिर कितना गहरा है, ठीक है। तो इसमें भी जो आपकी गहराई है वह 600 मीटर तक पाई जाती है। मतलब 600 मीटर की गहराई तक हम इसका वर्णन गहराई के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है आपका उच्चावच के आधार पर, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? उच्चावच के आधार पर। ये सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गया है। तीसरा है आपका उच्चावच या संरचना के आधार पर। तो उच्चावच या संरचना के आधार पर है कि मतलब समुद्र के अंदर कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं, कौन जैसे गर्त पाए जाते हैं, ठीक है, महासागरीय ढाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है उच्चावच या संरचना के आधार पर कि समुद्र में कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं। अब जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वह है प्रकाश के प्रवेश के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसको, प्रकाश के प्रवेश के आधार पर। तो सबसे पहले इसका जो वर्णन होता है वह होता है फोटिक। दूसरा जो होता है वह होता है राइजफोटिक। और तीसरा होता है बेंथिक, सॉरी एफोटिक, एफोटिक, ठीक है।
ये प्रकाश के आधार पर एक कितने प्रकाश के आधार पर हम समुद्र को 3 भागों में बांट सकते हैं, फोटिक, डायस्फोटिक और एफोटिक। इसमें क्या होता है, इसमें कि मतलब समुद्र तल से 100 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फोटिक कहते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके लिए सॉरी। समुद्र तल से 100 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, फोटिक कहते हैं, ठीक है। फिर डायस्फोटिक कहते हैं समुद्र तल से 600 मीटर की गहराई तक, 600 मीटर की गहराई तक डायस्फोटिक कहते हैं। और इसके बाद जो 600 मीटर की बाद का जो क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एफोटिक कहते हैं, एफोटिक कहते हैं, मतलब 600 मीटर की गहराई से ज्यादा। और यह जो क्षेत्र है एफोटिक, यह ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पाया जाता, मतलब बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में जो जीव मिलते हैं वो कैसे होते हैं, अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है और उनका संपूर्ण जीवन कैसा अंधकार में ही निकल जाता है। और इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं, बेंथिक कहते हैं, बेंथिक जीव। तो यहां पर आप इस चित्र से समझ लीजिए कि जैसे ये समुद्र तल है आपका, तो ये वाला जो 100 मीटर की गहराई तक है इसे कहते हैं फोटिक। फिर इसी के बाद जो 600 मीटर की गहराई वाला यहां पर आ जाता है उसे कहते हैं डायस्फोटिक, ठीक है। और जो आपका ये निचले वाला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं एफोटिक, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि गहराई के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और गहराई के आधार पर हम समुद्री भाग को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि गहराई के आधार पर, कि मतलब गहराई के आधार पर समुद्रों का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो सब अब हमें पढ़ना है गहराई के आधार पर। तो सबसे पहले आता है इसमें तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र आता है सबसे पहले, और तटीय क्षेत्र वह होता है जो समुद्रों के तट से मतलब बिल्कुल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यह कैसा होता है, आपका तटीय क्षेत्र होता है। और यह समुद्र बिल्कुल, यह जो समुद्र का क्षेत्र है वह बिल्कुल तटों से लगा हुआ होता है। और इस प्रकार यहाँ पर जो है वो कोरल भित्तियां, या हम कह सकते हैं कि कोरल जीव यहाँ पर क्या करते हैं, पाए जाते हैं। मतलब जो तटों से लगे हुए भाग हैं वहां पर कोरल भित्ति या कोरल जीव पाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्षेत्र होता है वो होता है आपका पेलेजिक क्षेत्र, ठीक है। पेलेजिक क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो आपका होता है वो पेलेजिक क्षेत्र होता है, ठीक है, पेलेजिक क्षेत्र होता है। अब पेलेजिक क्षेत्र में आपके 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक होता है नेक्टोन और दूसरा होता है आपका कौन सा, प्लांटोन। दूसरा होता है आपका प्लांटोन। नेक्टोन वो जीव होते हैं जो जैसे तैरने वाले जीव होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेक्टोन, तैरने वाले जीव, इनको क्या कहते हैं, नेक्टोन। और जो दूसरा क्षेत्र होता है जो दूसरे जीव होते हैं वे होते हैं जो धारा के साथ बह जाते हैं, मतलब बहने वाले जीव, बहने वाले जीव। जो बहने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्लांटेड
कहते हैं। और तीसरा जो इसके बाद जो तीसरा वर्गीकरण होता है उसको हम कहते हैं बेंथिक। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताया चुका हूं। ये वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका कैसा होता है, बेंथिक होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से यहाँ पर जो होता है वो अंधेरा, पूर्ण रूप से अंधेरा पाया जाता है। और यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं जिनका नाम भी क्या है, बेंथिक है, वो कैसे होते हैं, अंधे होते हैं और उनका संपूर्ण जीवन अंधकार में ही निकलता है। तो बेंथिक वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच आता है, ऐसे क्षेत्र को बेंथिक क्षेत्र कहते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अब इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट था संरचना के आधार पर, उसके आधार पर हम समुद्रों को पढ़ते हैं कि समुद्रों के कितने भाग हो सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है संरचना के आधार पर और इसी को हम पूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हमें पढ़ना है संरचना के आधार पर कि संरचना के आधार पर महासागरों को हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम कौन से, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। अब संरचना के आधार पर सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह है ये कि संरचना के आधार पर महासागरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। ठीक है, संरचना के आधार पर हम महासागरों को 4 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है महाद्वीपीय, पहला क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट, फिर है दूसरा है महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है, और फिर तीसरा है गहरे सागरीय ढाल और चौथा है महासागरीय गर्त। इन 4 भागों में हम संरचना के आधार पर महासागरों को बांट सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका महाद्वीपीय मग्न तट, फिर दूसरा कौन सा है, महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर तीसरा है गहरे सागरीय क्षेत्र, और फिर चौथा कौन सा है, महासागरीय गर्त। ठीक है, तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र के आधार पर आप समझना कि कैसे कैसे यह पाए जाते हैं। ठीक है, तो चित्र के आधार पर आप समझना, जैसे ये मान लेते हैं कि महासागरों का व महाद्वीपों का तट है। ठीक है, फिर ये है आपका क्या है, यह है महासागरीय महाद्वीपों का जो तट है यह है ये। ठीक है, तो सबसे पहले है महासागरीय मग्न तट। फिर इसके बाद जो यहां से जो जी ये नीचे झुक जाता है। ठीक है, तो यहां से नहीं, यहां से जो वाला क्षेत्र है, यहां से यह नीचे झुक जाता है। तो यहां पर आता है क्या, आपका
मग्न ढाल, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है। और इस वाले क्षेत्र को जो यहां से जो बिल्कुल मतलब नीचे की तरफ एकाएक ढाल हो जाता है, इसे कहते हैं आपका सेफ। इसे क्या कहते हैं आपका सेफ, या हिंदी में इसे कहते हैं मग्न तट अवकाश। क्या कहते हैं? मग्न तट अवकाश। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से जो बिल्कुल नीचे झुक जाता है। फिर ये वाला जो क्षेत्र है यहां से यहां तक का ये वाला हो गया महाद्वीपीय मग्न ढाल। पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं गहरे सागरीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? गहरे सागरीय क्षेत्र, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त। और यह वो भाग होता है जो समुद्र तल में सबसे गहरा होता है, ठीक है। तो ये आप चित्र के रूप में इसे याद रखना। इसे कहते हैं जहां से मतलब हम महासागरीय जो आपका मग्न तट है एकाएक नीचे की तरफ जब आप झुक जाता है तो वहां से उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल। और जिस स्थान से वह बिल्कुल नीचे की तरफ ढाल हो जाता है उसे कहते हैं सेफ या मग्न तट अवकाश। फिर उसके नीचे आते हैं गहरे सागरीय क्षेत्र और सबसे नीचे आते हैं महासागरीय गर्त, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले पढ़ना है डिटेल में महाद्वीपीय मग्न तट। इसे हमें सबसे डिटेल में पढ़ना है। तो पहली हेडिंग है महाद्वीपीय मग्न तट। तो चलिए समझते हैं जी। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट। तो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं यह महाद्वीपों के समुद्र में डूबे हुए भाग होते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है मतलब पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे इसमें वह लिखेंगे कि यह महाद्वीपों के जल में डूबे हुए भाग होते हैं, ठीक है। फिर इसी में आप आगे लिखेंगे कि इनमें इनके जो धरातल होता है उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, मतलब इनका 1 डिग्री या इससे कम का झुकाव होता है। मतलब धरातल में आप सीधे जाएंगे तो 1 डिग्री या इससे कम का झुकाव होता है, ठीक है। और जब अचानक इन ढालों में जैसे अचानक परिवर्तन आ जाता है, मतलब जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है, और ढाल में अचानक से एकदम से परिवर्तन आ जाता है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला। तो जब जिस क्षेत्र से इन ढालों में अचानक परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं सेफ या मग्न तट अवकाश। तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है, फिर इसके बाद जो इनकी देखते हैं कि इनके बाद अगला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है तो इनका अगला पॉइंट होता है कि इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर औसतन होती है, ठीक है। मतलब औसतन 80 किलोमीटर होती है और कहीं कहीं पर ये बहुत ज्यादा होते हैं और कहीं पर कम होते हैं। तो सबसे पहले अब हम इतनी बातों को देख लेते हैं फिर आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या कि महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों के जल में डूबे भाग हैं, ठीक है, जल में डूबे हुए भाग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है वह है कि इनके जो हम कहते हैं कि संरचना में मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता है। संरचना में 1 डिग्री या इससे कम, मतलब जैसे आप किसी समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं और जैसे ही समुद्र के अंदर जाएंगे तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता है, या तो वो 1 डिग्री तक नीचे झुके होंगे या उससे कम झुके होंगे। फिर ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरी पॉइंट आपको लिखना है वह है कि जिस स्थान से इन मग्न तटों में एकाएक अचानक परिवर्तन हो जाता है उस बिंदु को कहते हैं सेफ या मग्न तट अवकाश। सेफ या
मग्न तट अवकाश, ठीक है। मतलब जिस बिंदु से इनकी ढाल में जो है वो अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं सेब या मग्न तट अवकाश। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि इनकी चौड़ाई औसतन 80 किलोमीटर होती है। एवरेजन कितनी होती है? 80 किलोमीटर। तो अब प्रश्न ये है कि मतलब ज्यादा कहां होती है और कम कहां होती है, तो यही आपको अगले नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है। इनकी जो ज्यादा चौड़ाई होती है वह होती है हमारी पृथ्वी पर 55 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांशों के मध्य, कहां पर? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। अब प्रश्न ये है कि मतलब 55 से 75 डिग्री में इनकी चौड़ाई सर्वाधिक क्यों होती? तो क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? बर्फ जमती है, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ जमती है और जब वह बर्फ पिघलती है तो इसके कारण से इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। और तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि वह क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो चौड़ाई तो हमें पता चल गई कि अटलांटिक महासागर में सबसे ज्यादा होती है 55 से 75 डिग्री अक्षांश में। अब सबसे ज्यादा यह संकीर्ण कहां होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा छोटे कहां होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है कि जो सबसे ज्यादा यह संकीर्ण होते उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर, मतलब संकीर्ण उन क्षेत्रों में होते हैं जहां पर जैसे जो तट हैं वहां पर बड़े बड़े बलित पर्वत ऊपर आते हैं, ठीक है। तो संकीर्ण क्षेत्र का कहां होता है? जहां पर जैसे महाद्वीपों के जो तट हैं, महासागरों के जो तट हैं, महासागरों के क्या है? तट हैं, वहां पर बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है कि रॉकी और एंडी। जैसे आपने देखा कि रॉकी जो पर्वत है आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और तटीय क्षेत्र पर यह पाया जाता है, मतलब उत्तरी अमेरिका के तट पर यह पर्वत पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो क्षेत्र होगा वह संकीर्ण होगा। और एंडी जो आपकी पर्वतमाला है वह दक्षिणी अमेरिका के क्या पश्चिमी भाग पर है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये ऐसा कुछ। तो यहाँ पर है जो आपका ये एंडी पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पर एंडी पर्वत है, तो इस कारण से यहाँ पर भी यह वाला जो क्षेत्र है वह संकीर्ण पाया जाता है, मतलब छोटा पाया जाता है, ठीक है। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद का लेक्चर हम कर लेंगे। और यदि आपको भी अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ विधान क्लासेस के साथ पढ़ते चलिए। गुड डे, टेक केयर।